हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या घड़ी का है कि देश में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो एक एवरेज तौर पर कि कितनी वृद्धि, हर मिनट में कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उस जन्म मृत्यु का एकदम एक्यूरेसी के साथ कलेक्शन करते हुए ताकि हमारे देश की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है, कितनी कमी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी जन्म दर से, उसके बारे में उसमें जानकारी दिया जाएगा। तो ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान में IICS जो SSSC जो है भारत की महत्वपूर्ण संस्थान में इसका नाम है। अपने उपन्यास ऑर्बिटेल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार को राष्ट्रमंडल के क्षेत्र में यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक आता है। भारत का भी अरुंधति राय, इसके अलावा ये अरविंद अडिगा जैसे लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। भारत में भी ये पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। ये इनको इंग्लैंड के हैं और इनको ये पुरस्कार मिला है सामान्या हार्वे को। ये मूलतः भारतीय मूल के इंग्लैंड के नागरिक रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता के अनुसार किस नदी की भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है? कहता है कि ये अरुण नदी जो है लगातार अपने किनारे का भाग काट रहा है, जिसके कारण जो है एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अरुण नदी कोसी नदी की सहायक है। अरुण नदी जो है कोसी की सहायक नदी है। तो अरुण नदी के कारण कहते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ते जा रही। सबको पढ़ते होंगे कि एवरेस्ट पहले 8,848 मीटर ऊंचा था, अब बढ़कर 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है। तो कहता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई में निरंतरता के साथ वृद्धि हो रही है। वृद्धि का कारण है अरुण नदी। कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है, बागमती नदी भी नेपाल से ही निकलती है, और ये दोनों नदियां बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। निम्नलिखित में से सभी कूट आपका हेमिस फेस्टिवल लद्दाख से जुड़ा हुआ है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा का है। बेहदिन खलम महोत्सव मेघालय का है। तो तीनों का तीनों जो है यह आपका मिला हुआ है। तीनों अर्थात जब तीनों मिला हुआ है तो उपयुक्त में से क्या कहता है, ये कूट का मिलान करें, कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों का तीनों। गुड इवनिंग। चलिए, शिव कुमार मंडल जी, जन्मेजय जी, अरविंद कुमार, सिंगर अमित कश्यप। चलिए, कश्यप से मेरा टाइटल और आपका टाइटल भी एक ही है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी के साथ साथ लगातार अपने आप को अप टू डेट रखना। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है अपने को लगातार अप टू डेट रखना इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को लगातार इस विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने। इसका नाम रखा गया है भारत जेन। नाम रखा गया है भारत जेन, नाम इसका रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया है संत तुकाराम हवाई अड्डा के नाम से उसको जाना जाएगा। ऐसे भी सामान्य अवस्था में जितने भी 20 भारत के हवाई अड्डा हैं, देखें कि अधिकांश हवाई अड्डा किसी न किसी राजनेता या चलिए अब सन्यासी के नाम पर भी, या भारत के ऐतिहासिक पुरुष के नाम से, जैसे दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो कहीं न कहीं जो है वहाँ के लोग या राष्ट्रीय स्तर के जिनके, ये बम्बई छत्रपति साहू शिवाजी हवाई अड्डा, तो कहीं न कहीं राजनेताओं के ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर हवाई अड्डा यहाँ पर जी, क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर
रामदास, इन लोगों की समता मूलक समाज का उपदेश ने काफी हद तक समाज को प्रभावित किया था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वात्सल्य योजना को निम्नलिखित में किसके लिए शुरू किया गया है? तो वात्सल्य जाहिर सी बात है बच्चे का है। तो वात्सल्य जो है ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर किसे बोलते हैं? किन्नर। दिव्यांग मतलब विकलांग। तो ये जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की वात्सल्य योजना से संबंधित है, ताकि बच्चे का बेहतर विकास हो सके, बच्चे को हर प्रकार की सुविधा। ऐसे तो अब जो है अब नया बजट आ चुका है, उस बजट के आधार पर आपको नया क्वेश्चन को अगला बार आएगा। समाचार पत्र में देखा गया एंटारेस। एंटारेस क्या है? एंटारेस जो है वृश्चिक राशि, एंटारेस वृश्चिक राशि के क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ये तारा है, और ये तारा सूर्य से भी हजारों गुना इसमें अधिक चमक है। ये जितने भी तारा अब तक के ज्ञात तारा में 15वां सबसे बड़ा तारा है, 15वां सबसे बड़ा तारा है। तो नए नए तारे की खोज, उसके बारे में जानकारी लगातार चल रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? लाल अति दानव तारा। ये कोई पनडुब्बी नहीं है, ये कोई एआई उपकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपकरण नहीं है, बल्कि ये लाल दानव तारा है, जो विशाल तारा है वृश्चिक राशि के क्षेत्र में। आपको पता है कि राशि की संख्या 12 होती है, तो इसका प्रकाश सूर्य से भी काफी अधिक प्रकाश इसमें है। जितना अब तक तारा की खोज हुई उसमें सबसे ये 15वां सबसे बड़ा तारा है। बर्फ पानी पर तैरता चली तो साइंस का है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए देखिए आज समाज की स्थापना किया गया 1875 ईस्वी में। कहाँ स्थापित हुआ? तो बंबई में स्थापित हुआ। किसने किया? तो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां आ गई थी, उस कुरीतियां को दूर करने के लिए, सनातन धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी उस कुरीतियां को दूर करने के लिए इसकी स्थापना किया गया। सर 9-10 का जीके जीएस है सर, 9-10 का जीके जीएस 9-10, हाँ 6, 8 to 9, 10 का जो कॉमन पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन जीके का होता है, उसका क्वेश्चन है 6 to 10 का। ये 1 to 5 में भी उतना ही प्रभावी होगा, 1 to 5 के लिए भी उतना ही प्रभावी होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 में। आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस रानाडे, ये भी क्या था? ये भी समाज सुधार के लिए, लेकिन सत्य शोधक समाज पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए 1873 में ज्योतिबा फुले, 1873 में ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, और इन्होंने गुलामगिरी के नाम से पुस्तक लिखा। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक रहे, जो समाज के पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और ये नरमपंथी दल के नेता थे। ऐसे ये वक्तव्य है बंकिम चंद्र चटर्जी का ये वक्तव्य है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग जो है पदों के, क्योंकि इनकी जो मुख्य मांग थी कि भारतीयों को भी प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तरदायित्व का पद दिया जाए। ये कभी भी स्वतंत्रता की बात प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो 1885 से 1905 तक कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की है। ये लोग केवल सुधार की मांग करते थे। इन्हें अंग्रेजों की सत्ता में पूर्ण आस्था थी, पूर्ण विश्वास था। ये केवल सुधार चाहते थे, भारतीयों को भी उत्तरदायित्व के पदों पर चाहते थे। इनका मांग था कि भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी का ही लिखा हुआ पुस्तक है आनंद मठ।
आनंद मठ इनकी पुस्तक लिखा हुआ है। इसी पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिखा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की। बिपिन चंद्र पाल जो है ये गरमपंथी दल के लीडर थे। लाल बाल पाल में इनका भी एक नाम था। इसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुई। कहां हुई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। गदर पार्टी लाला हरदयाल, परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला, लेकिन बाबा गुरदीप सिंह का इससे कोई संबंध नहीं था। बाबा गुरदीप सिंह तो कनाडा जो है ये इसे मूलतः ये हांगकांग के थे और कनाडा में रोजगार मजदूरों को लेकर जा रहे थे। 376 यात्रियों के साथ कनाडा के लिए प्रस्थान किए, जहां जापान से जहाज को किराया पर ले, जिसका नाम था, उस जहाज का नाम कामागाटा मारू जहाज था। तो इसमें जो है बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं है। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला के बारे में आपको पता होगा कि जब अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अस्थाई सरकार का गठन 1915 ईस्वी में किया, तब बरकतुल्ला जो है उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। लाला हरदयाल, परमानंद, सोहन सिंह भखना, इन लोगों का प्रत्यक्ष संबंध जो है गदर पार्टी से है। बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम की समुद्री यात्रा पर निकले और ताकि वहां पर समुद्र के जल से नमक बनाकर के आंदोलन की शुरुआत किया जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी जो है साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किए। उसी प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो महात्मा गांधी के समधी भी थे, ये त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की समुद्र की यात्रा किए। महात्मा गांधी की यात्रा की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किए। ये कामराज कांग्रेस के कद्दावर लीडर हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के ये महत्वपूर्ण लीडर थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है 1882 से। 1882 से स्थानीय स्वशासन। इससे सबसे पहले 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की जा चुकी थी। भारत में स्थानीय स्वशासन यो तो यदि और पहले जाएं तो चोल काल में स्थानीय स्वशासन शुरू होती, जिसकी जानकारी परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। आधुनिक भारत में 1882 से, अब देखो लॉर्ड लिटन का काल क्या है, 1876 से 80, तो ये लॉर्ड कर्जन का काल है 1899 से 1905। लॉर्ड रिपन का काल है 1880 से 1884। तो यदि ये भी याद है तो भी इसके माध्यम से पकड़ा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो आसान सा है। सही विद्यार्थी गुड़िया सिंह जी, आपका उत्तर सी है, एकदम सही लिखे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक 1936 में
1936 में कहाँ हुई? 1936 में लखनऊ में हुई। जिसके पहला महासचिव, इसके जो है पहला महासचिव बने एनजी रंगा, और पहला अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जो बिहार के थे। इसके पहले ये 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कर चुके थे। इंदुलाल याग्निक भी उससे एनएनबी, ये क्या है भाई? एनएनबी, उड़िया सिंह, एनएनबी क्या लिखे? द सेंटर ऑफ एजुकेशन। चलिए अच्छी बात, जहानाबाद इन बिहार, ए एकदम सही है बाबू। कौन सा युग में सुमेली थे? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अभी चर्चा की 1936 में लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 पटना में हुआ था। इसकी स्थापना 1900 पटना में हुआ था, जिसके पहला अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और इसके पहला महासचिव चुने गए वो थे जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1936 में नहीं बल्कि 1939 में किसने किए? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे करके इन्होंने इसकी स्थापना किए थे। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां जो 1929 में खुदाई खिदमतगार के नाम से संगठन बनाए, जिसके अनुयायी जो है लाल कपड़ा पहना करते थे, इसलिए इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खां, खुदाई खिदमतगार, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। एक ये और एक नेल्सन मंडेला, ये दो विदेशी हुए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया। महात्मा की उपाधि इन्हें 1917 के चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से भारत का निम्न जिला में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला है वो है जिला कौन सा आपका है? कच्छ, जो गुजरात का लगभग 63% भाग पर फैला हुआ है। 45,674 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर लेह है, 45,100 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। जैसलमेर जो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो गुजरात का कच्छ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है दामोदर नदी, जो विकल्प में है नहीं। भ्रंश घाटी से गुजरती है नर्मदा नदी, जो विकल्प में है नहीं। विकल्प में है तापी नदी, ये गुजरती है भ्रंश घाटी से। दो पर्वतों के बीच का धंसा हुआ भाग को, या दो समतल जमीन के बीच के भाग का धंसा हुआ भाग को कहते हैं भ्रंश। भ्रंश घाटी गुजरती है तापी और नर्मदा। तापी नदी निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से, एमपी के
मुल्ताई से निकलती है और यदि गुजरात के क्षेत्र में यह नदी जो है गुजरात के क्षेत्र में खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और गिरती है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। महानदी गिरती है निकलती है छत्तीसगढ़ के सिंघवा से निकलती है और उड़ीसा में गिरती है बंगाल की खाड़ी में बेम्बानाद झील। यह भारत का सबसे लंबा झील है। यह एक लैगून झील है अर्थात यह खारा पानी का झील है। भारत का सबसे लंबा झील है, केरला में है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। यह भी जो है खारा पानी का झील है, यह भी एक लैगून झील है। यह भारत का सबसे बड़ा झील है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश का अलग अलग राज्य में अलग अलग झील है ना। शिक्षक बैच बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4016 तो 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जनरल स्टडी कॉमन पेपर का क्लास आपका चल रहा है। 40 मार्क का जो कॉमन पेपर है जीएस का 450 रुपया 450 रुपया में सुयोग शिक्षक के माध्यम से सभी जो है शिक्षक अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, अनुभव है बेहतरीन तरीके से। और इसी कारण है इन अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से जब आपको उसके बारे में बतलाया जाता है तो देखते हैं पर्याप्त रूप से विद्यार्थी को सफलता प्राप्त होती है, तो आपका मेहनत जो है सो सार्थक होता है। तुलबुल परियोजना अलग अलग नदी पर अलग अलग परियोजना है। देखिए झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी कश्मीर के क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियां हैं। कश्मीर के क्षेत्र में रावी नदी पर थीन परियोजना ब्यास पर ब्यास के नाम से ही परियोजना है। स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया था। फिर सतलज से लेकर के अन्य जो है, चलिए भारत के निम्न फसल में किस फसल का उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र। अब देखिए सिंचित क्षेत्र गेहूं को तो बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। चावल का जो है भारत में जो खेती की जाती है चावल का 30% भाग जो है सिंचित क्षेत्र में पड़ता है। गन्ना को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ना और चावल के लिए 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं शीतोष्ण, ये जो है समशीतोष्ण, क्या चलिए शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गन्ना चावल जो है उष्ण कटिबंधीय उष्णता के क्षेत्र में जहां गर्मी होती है वहां ये फसल पाया जाता है। सबसे बेहतर जो होती है चावल के क्षेत्र में। लौह अयस्क की बैलेडीला खान जो है लौह अयस्क का, देखिए लौह अयस्क है तो हेमाटाइट क्या है, लौह अयस्क का एक भाग होता है। बैलेडीला कहाँ पड़ता है? बैलेडीला जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है। यहां से भिलाई लौह इस्पात कारखाना को कोयला की आपूर्ति होती है। हेमाटाइट और मैग्नाटाइट ये जो है आपका लोहा का अयस्क होता है, तो लौह अयस्क से जुड़ा हुआ है। संगमरमर क्या है? तो ये कायांतरित, ये क्या है? कायांतरित। संगमरमर क्या है? तो कायांतरित शैल है। संगमरमर कायांतरित शैल है। रूपांतरित शैल है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, तो चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। आग्नेय शैल कौन है? चलिए ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये सब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्या सेंट्रल एडुकेशन ऑफ बिहार। चलिए झारखंड जी थोड़ा ये जहानाबादी थोड़ा सा लगता है गलती आपने। पुनरावृत्त चूना पत्थर संगमरमर जो है क्या है? ये चूना पत्थर से तैयार होता है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। भारत में यूरेनियम तो कम है, यहाँ तो देखिए झारखंड के
जादू गोरा, झारखंड के जादू गोरा से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। लेकिन भारत में थोरियम सबसे अधिक जो है वो केरला के क्षेत्र पर, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है ये केरला के तट पर, केरला के रेत में जो है बड़े पैमाने पर थोरियम उपलब्ध होती है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्यार्थी अगर यहाँ पर ये सेट जो है सो आपका समाप्त होता है ना। तो ये बताइए कि कहीं विद्यार्थियों कोई कठिनाई, कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी क्षेत्र में यदि रह गया हो हर एक प्रश्न को, उस प्रश्न को बारे में आप अपने विचार दें। टाइम चेंज हो गया है क्या? पहले 9 PM पर होता था। नहीं बाबू, ये 9 PM पर तो नहीं, मुझे शनिवार रविवार को इसका समय अन्य दिन हो सकता है 9 PM पर रहा हो, लेकिन शनिवार रविवार को सोनी मिश्रा जी टाइम तो यही मैं जो 4-5 बार से ले रहा हूँ, 5 सप्ताह से, विगत 5 सप्ताह से, तो हर समय टाइम तो यही रहा है। उसके पहले के बारे मुझे पता नहीं। चलिए, जहानाबाद बिहार और किन्हीं विद्यार्थी कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यदि हो तो अपने विचार सामने रखें। उनकी समस्या का सरल से सरल शब्दों में तार्किक रूप से हल उपस्थित किया जाएगा। पढ़ाई कैसी लगी उसके बारे में अपना विचार कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। विशेषकर यदि आपको कहीं खामियां दिखे, कहीं अस्पष्टता दिखे कहीं, तो इसके बारे में जो है सो आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद। चलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक पहिए का एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है कि एक पहिया है, जब ये एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर पूरी तरह से, इसको यहां से मान लेते हैं कि ये चक्कर है, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये 1100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितना सेंटीमीटर की? 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। मतलब ये दूरी यहां से यहां तक 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये एक चक्कर लगाएगा, ध्यान रखना, एक चक्कर परिधि के बराबर लगाता है। कौन? एक सर्कल एक बार जब चक्कर लगाएगा, और ये जब सर्कल मानते इस चक्कर लगाया तो वहां तक चले जाएगा, तो इस दूरी डिस्टेंस को कह रहा है कि 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा, इसका मतलब ये जो परिधि होगा, तो एक चक्कर लगाया तो परिधि, और यही एक पहिया एक चक्कर परिधि के बराबर रखता है, लेकिन यही कह रहा है कि दूरी जो है वो तय कर लिया है। कितना? 1100। तो परिधि बराबर होता है 22/7 2 पाई आर। आर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यही आर निकालना है, तो आर यहां से आप निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए यहां से आर अगर निकालना चाहेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 25, तो आर बराबर हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है सर जी, कल क्लास ओपन है, पीआरटी टेस्ट का नहीं, कल और परसों टेस्ट का कोई भी ओपन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, कह रहा है एक द्विघात समीकरण जिसका मूल आपका बराबर है। एक बात समझो कि यहां पे जब ax² प्लस bx प्लस c, अगर यहां पे ये बराबर 0 दे रखा, अगर मूल कह रहा है कि मूल बराबर है, रूट समान है, तो मूल बराबर में यहां पे देखो 3 कंडीशन रहता है, 3 कंडीशन होता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अगर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac b² - 4ac 0 से छोटा होगा, तो याद रखना कि जो मूल होगा वो आपका काल्पनिक होगा। मूल जो होगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। अगर यहां पे काल्पनिक या इमेजिनरी कह सकते हैं, अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा तो ये मूल आपका वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा, और ये आपका समान भी होगा, है ना, ये समान भी होगा, वास्तविक भी होगा, और मूल समान भी होगा और वास्तविक भी होगा। अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल आपका क्या होगा? वास्तविक तो होगा, लेकिन अलग अलग मूल होगा, ठीक है, अलग अलग मूल होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, अलग अलग मूल होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां से a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर कर रहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो b²
-4ac ये 0 के बराबर होगा, तो यहां से निकालना किसको है, यहां से निकालना है c का मान, तो c का मान ही चाहिए। तो यहां से देखो 4ac ये उधर चल जाएगा तो -b² और ये माइनस 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 आपका कैंसिल हो गया। अब c बराबर यहां आ जाएगा b² माइनस बटा 4a, मतलब c बराबर निकालना था तो b² बाई 4a, b² बाई 4a, c इज द राइट आंसर, c इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए इजी मैथ विथ क्या है, रैम्बोर्स, राम भरोसे, राम भरोसे है शायद। चलिए ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला कि 7/24 का दशमलव प्रसार अशांत होगा कि शांत होगा। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना कि यहां पे कोई n नंबर है और वो x से यहां पे याद रखना कि वो 2 पर पावर s5 रहेगा, 2 पर पावर सॉरी, यहां पे कोई नंबर है x और इसको अगर 2 पर पावर यहां पे n हो, 2 पर पावर n हो, या कोई संख्या x ऊपर में है और यहां पे आपका 5 पर पावर m हो, ठीक है, m हो, या अगर यहां से x है और 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m हो, तो ही कह सकते हैं कि यह जो फ्रैक्शंस होगा, ये फ्रैक्शन जो होगा वो शांत होगा। लेकिन जब इसके अलावे अगर कोई आ जाए, है ना, जब इसके अलावा कोई अगर आ जाए, इसके फैक्टर में अलावा कोई आ जाए, जैसे आ गया 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, मतलब ये 2 और 5 के अलावा कोई आ गया, देखो ये अलावा आ गया है, मतलब ये फ्रैक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, अशांत होंगे। एक बात बताओ कि यहाँ पे 17/24 है, तो 24 को लिख सकते हैं 8 या 24, तो ये 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1। अगर ये 3 के जगह पर 5 रहता तो ये शांत होता, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट फैक्टर आ गया, मतलब ये हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। याद रखना, अशांत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशांत होगा, गुड़िया सिंह ए, जैनिमिज ए, सिद्धार्थ कुमार अब अशांत है। ठीक है, इजी मैथ, राम भरोसे ए आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझे कि नहीं, ये इज द राइट आंसर, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बोला गया है कि माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो जब धारा की दिशा में अगर गया तो धारा की दिशा में क्या होता है, चाल आपका जुट जाता है, धारा की दिशा में चाल जुट जाता है। क्या चाल जुटेगा, 17 प्लस आपका कितना होगा, आपका ये 5, 7 5 22 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखना कि 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा जब किधर, धारा की दिशा में जाएगा। ये नाव जो है, ये आपका नाव जो है धारा की दिशा में इधर चलेगा, धारा की दिशा में अगर चलेगा तो ये आपका जुट जाता है। याद रखना कि शांत जल में ये नाव के धारा की दिशा में जब दूरी तय कर रहा है तो 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो समय कितना लगेगा, तो समय यहाँ पे 22 है, ये आपका कट जाएगा तो 5 घंटा समय लेगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर का ए आ गया, द सेंटर ऑफ एजुकेशन जहानाबाद इन बिहार। चलिए बहुत बड़ा नाम है भाई, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ पा रहे हैं। एक लास्ट ये सवाल है 35 नंबर में, कह रहा है कि अमीषा ने अपने गिफ्ट की दुकान पर सभी वस्तुओं का 30% का त्योहार छूट घोषणा की। मतलब अमीषा क्या किया है कि जितने गिफ्ट कॉर्नर दुकान था अमीषा का, और वो क्या की है कि टोटल जितने भी वस्तुएं हैं सभी पर 30% का ऑफर दिया गया, 30% का त्योहार था, 30% को छूट दिया गया, सभी दाम पर आपका 30% का छूट दे दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए गिफ्ट खरीदता है, गुरमीत गया उस दुकान पे, है ना, अमीषा बेच रही थी, गुरमीत गया उस दुकान पे और बोला कि भाई मुझे एक गिफ्ट लेना है। तो वो क्या बोला, ठीक है गिफ्ट। वो जितना गिफ्ट लिया और जितना दाम था उसको 1110 रुपये का छूट मिल गया। इसका कहने का मतलब 1110 रुपये का छूट मिला। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 30% जो छूट मिलता था, यही 30% छूट आपको गुरमीत को भी मिला, यही जो छूट मिलना था वही गुरमीत को मिल गया। 30% का 30 हम लोग के अनुसार छूट 30%, लेकिन कंफर्म वैल्यू 130 मिला है। तो गिफ्ट का दाम क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो ये 30 गुना आपका क्या हो गया, 100। तो 0 से 0 कट गया और 7 या 21 मतलब ये 37 बार में कट गया, तो यहां से आ गया कितना, 3700। मतलब वो उसकी मार्केट प्राइस जो रहा होगा वो 3700 रहा होगा, और उसको डिस्काउंट मिल गया कितना का, उसको डिस्काउंट मिल गया कितने के भाई, उसको डिस्काउंट मिल गया आपका 1110 रुपये का
30% इधर डिस्काउंट दिया, उधर कंफर्म वैल्यू डिस्काउंट हो गया। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? अब कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का अंकों का औसत अंक औसत 58 है, लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात निकालना है आपको, पूरी कक्षा का औसत बताना है। और यहां पे आप एक बात समझो, देखने की कोशिश करो कि यहां पे किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दो, यहां पे एक बात समझो कि यहां पे 50 है, एवरेज निकालना है, तो ये 50 से हमको कोई मतलब नहीं है। लड़कियां की बात किया है तो ये 46% लड़कियां हैं, तो बताओ बॉयज आपका कितना होगा? तो बॉयज आपका 54% होगा। जब इसको काट करेंगे तो ये आपका आ गया कितना? 23 दूनी 46, और ये आपका आ गया कितना? 23 दूनी 46। यहां से दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं क्या? ठीक है, 23 दूनी 46, और ये आपका आ गया कितना? 27। मतलब मान लेते हैं कि 23 आपका क्या है? 23 आपका गर्ल्स है और 27 आपका बॉयज है। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कों का औसत अंक जो बोला गया है ये 58 बोला गया है, और लड़कियों का जो औसत अंक है वो 62 बोला गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल औसत बोल रहा है, तो यहाँ ध्यान रखो, पहले गुना कर लो। 8 तिया 24, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, 16 15, 16 और 15 हो जाएगा 31, 31 और 2 33 का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये 33 1334 आएगा। और यहां से अगर बात करें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक आया, 7 छक 42 और 2 दूनी 4, 42 46, 42 और 4 46, 46 और 1 45, 7 हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ये आ गया टोटल का। ये टोटल आ गया ये गर्ल्स का और बॉयज का। तो ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो टोटल देखो स्टूडेंट कितना है? ये 50 ही है, तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर आ गया। 4 4 8 और 7 3 10 0, और यहाँ पे 6 3 9 10 और 1 1 2 1 3, ये 50 ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 पंचे 30, और यहाँ 6 पंचे 30 और 0, और यहाँ पे 5 इकाई 5 और 30 6, है ना? यहाँ से ये कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 60.121212। देखो क्या गलती हुआ क्या? गल में 62 होगा ना सर? ओ, यहाँ पे गलती हम लोग कर लिए ना। ओ, ये उल्टा लिख दिए। चलो, ये 62 होगा और ये कितना होगा भाई? लड़कों का 58 हो जाएगा। ठीक है, ये लड़कों का है और ये ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा गलती कर दिए थे, इस बात को ध्यान देना। ठीक है भाई, हाँ, गल में 62 होगा। चलिए, इसको जब गुना करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 तिया 18, 18 और 4, 18 4 22 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो गया। यहां से देखेंगे कि पूरे टोटल बॉयज का कितना आएगा, तो 8 सती 56, 5 आएगा, 8 दूनी 16, 7 पचे 35, 35 और 16, 35 और 16 51, 51 और 5, 51 और 5 हो जाएगा आपका कितना? 56, और 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 और 5 15, ये इतना आ गया। और ये टोटल आपका ये है, तो यहाँ पे निकालना है 50। ठीक है, 6 6 12 और 6 2 8, 6 6 12, 6 2 8 1 9 हो गया, 5 4 9, है ना? 5 4 9 और 2, ये 50 आ गया। तो इसको काटेंगे, 5 पचे 25 और 49, 9 पचे 45 और 4 42 और 8 पंचे 40, और ये आपका इतना बार में। तो यहां से इतना बार में काटेंगे, लेकिन ये इतना आ जाएगा, तो 59.84 एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे पीछे कर दिया है क्वेश्चंस में, तो आप भी ध्यान रखिएगा। मेरे से जो गलती हुआ, हो सकता है कि आपसे भी गलती हो जाए। तो यहां याद रखिएगा, हैप्पी सरस्वती पूजा, पूजा का महा धमाका ऑफर है, एक दिन का ऑफर है, 20% कोर्सेस पूरी तरह से आपको
छूट मिलेगा। कोई भी कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई करना है कूपन कोड पूजा20, अप टू 20% डिस्काउंट पूरे कोर्सेज पे मिलेगा। जितने भी कोर्सेज आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर चलता है वो सारे का सारे पर आपको छूट मिलेगा। तो आपको डालना क्या, पूजा20, ठीक है ना, पूजा20 डालना है, ठीक है। उसको एलिगेशन से भी बना सकते थे, ठीक है ना, एलिगेशन से भी बना सकते थे। कह रहा है कि 51 और 51 से 77 के बीच स्थित आभास संख्या। तो यहां से एक बात समझो कि 52 आपका, ये 53 आपका एक है संख्या, 53, 54 आपका कट जाएगा, 55 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 58 भी कट जाएगा, 59 61 आपका होगा, 61 होगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 और 69 कट जाएगा, और 71 किसी से नहीं कटेगा, 71, 73 बस इतना ही होगा ना, 70, 74, 75, 77 सब। अब यही टोटल संख्याओं का एवरेज निकालना। ये टोटल आभास संख्या हुआ, ये टोटल आपका आभास संख्या हुआ, कहां से कहां तक, ये आपका 51 से लेकर 77 के बीच। तो सारे आभास संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे और किसी से डिविजुअल ना हो, जो स्वयं से कटे और किसी से डिविजुअल ना हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि ये वाला हमको नहीं चाहिए, ये वाला आपका, ये वाला नहीं चाहिए, ये तो चाहिए। 3 1 4, 7 4 11, 11 1 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 3, ये आपका 24 हो गया, 2 बचेगा, 7 2 9, 9 7, 9 7 16, 16 16 6 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 33 और 5 38, ये 38 हो जाएगा। और संख्या टोटल आपका 6 है, तो यहां से आपका काटेंगे 6 छक 36 और यहां पे आ गया कितना, 24, 6 चौक 24, मतलब ये इसका एवरेज हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये चीज देख पा रहे हो, 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या बोला गया है, कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तुलना में क्रमशः, यहाँ पे देखो 2 संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या है। अब ये जो दोनों संख्या है वो तीसरी से कंपैरिजन है। तो कह रहा है कि ये पहली और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या के तुलना में क्रमशः ये 25% अधिक है और ये आपका 50% अधिक है। तो यहाँ पे बताओ कंपैरिजन, तीन दोनों का कंपैरिजन आपका तीसरी से हो रहा है, तो ये 100, तो 50% अधिक है तो 150, और ये 25% अधिक है तो 100 कितना, 25 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है भाई, आपसे क्या बोला गया है कि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात क्या है। तो पहली और दूसरी के बीच जो अनुपात है मेरे भाई, तो देखो यहां से 125 और 150 इसको काटेंगे तो 25 पंचे और ये 25 छक्का। तो यहां से क्या पूछ रहा है, पहली और दूसरी, तो पहली और दूसरी का ही रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ किसी को कोई परेशानी यहां तक, तो यहां तक हम सारे सवाल का एनालिसिस कर दिए। अगर किसी को कहीं भी क्वेश्चंस में परेशानी अगर हुआ हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो, तो आप बता सकते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा भी अगर किसी को डाउट अगर है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप बताओ। कैसे, बहुत बढ़िया हो मेरे भाई एमडी नूर भाई, आप कैसे हो बताओ। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई बताओ। ये जो 8 क्वेश्चन थे, क्या 8 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ पाए। किसी भी क्वेश्चंस में अगर परेशानी होगा तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी जस्ट क्लास आपका 6 to 8 आपका 36 एलिगेशन से। एलिगेशन से देखो, ये कह रहा है, या थोड़ा सा एलिगेशन से ये कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स ये आपका 46 है और गर्ल ये आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर कट जाएगा तो यहां से देखो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 23 रेशियो 27। अब कह रहा है कि बॉयज का जो एवरेज है, बॉयज का जो एवरेज है, तो बॉयज का एवरेज आपका 58 होगा और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 62 है। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलाकर पूछ रहा है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा, जब यहां पे जो रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल्स का, तो यही रेशियो आपका 23 और ये आपका कितना आएगा, 27 आएगा। याद रखना मेरे भाई
ये दोनों मिलकर आपका 50 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो जब बीच में लाना होता है तो ये संख्या का रेशियो का योगफल, इन दोनों की गैपिंग, इन दोनों का जो गैपिंग है ये 62 और 58, 4 का गैपिंग है। तो यहाँ 4 लाने के लिए, यहाँ 4 लाने के लिए 4/50 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो इससे ज्यादा होगा तो यहाँ भी 4/50 आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से 58 प्लस 4/50, तो 4 तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दू 10, इसको इतना करना पड़ेगा। तो इतना जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझे कि नहीं? हाँ चलिए यहीं से आइए डिस्कशन करते हैं। जो आपका साइंस का 8 गो क्वेश्चन है, आपको पता है, देखिए 8 गो है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो एक एक नंबर इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन के लिए। 8 नंबर को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, कोई भी 8 नंबर को हल्के में नहीं लेगा, इस बात को आप जान लीजिए। समझ गए बात? तो चलिए देखिए कह रहा है क्या, यानी कि बर्फ पर, यानी कि बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है। देखिए उसका घनत्व जो होता है, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कोई आपका पानी का, आपका ये मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर आपका पानी रखा हुआ है, इसके अंदर आपका क्या रखा हुआ है डियर, पानी रखा हुआ है। समझिए बात को, क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। इसके अंदर अगर पानी रखा हुआ है ना, देखिए इसके अंदर अगर पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर अगर पानी रखा हुआ है ना, तो यहाँ देखिए अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है, तो जब इसके अंदर कोई बर्फ के टुकड़ा आप डाल देंगे ना, अगर कोई भी बर्फ के टुकड़ा अगर डाल देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कुछ पार्ट डूब जाएगा लेकिन कुछ पार्ट आपका तैरेगा। ये क्यों तैरेगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का जो आपका घनत्व है ये पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तैरता है। ऐसा जनरली क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मतलब घनत्व की बात करें तो अगर ये पानी है तब पानी का स्टैंडर्ड घनत्व कितना होता है, 1000 आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है। और बर्फ का जनरली कितना होता है, अगर ये आपका बर्फ है तो इसका 900 आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है डियर। कितना होता है, लगभग 900 आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मुझे ठीक है, देखिए समझ गए टीजीटी मैथ किसको, देखिए आगे देखिए, समझ गया बातों को। तो क्या होता है, कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे देखिए, कह निम्नलिखित शर्तों के, यानी कि सीटों में से कौन सा, यानी कि गैसों के, यानी कि द्रवीकरण में सहायता करता है। देखिए गैसों के द्रवीकरण करने का क्या मतलब, जैसे कि आप एलपीजी जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो आप उसको क्या देखते हैं, तब क्या देखते हैं कि उसमें जो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है, ठीक है ना, तो मतलब वो है तो गैस लेकिन एक लिक्विड के फॉर्म में है। तो लिक्विड के फॉर्म में आप कैसे बनाते हैं, तो उस लिक्विड के फॉर्म में बनाने के लिए आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड आपका सॉरी हाई आपका क्या दाब एंड कम आपका ताप हो जाएगा। यानी कि अगर आपको गैस के फॉर्म में रखना है तो एक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई आपका प्रेशर होगा, प्रेशर, एंड दूसरी बात आपका क्या होगा, लो आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। लो आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। समझ गए, हाई प्रेशर होगा और लो आपका टेम्परेचर हो जाएगा। हाई प्रेशर होगा और दूसरी बात क्या होगा आपका, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आपका होगा। समझ गए बातों को, इन दोनों बातों को ध्यान रखना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग, यानी कि वायु में ध्वनि का वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को डैश कहा जाता है। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे हम 2-3 बात और आपको बता देते हैं कि अगर ध्वनि के संबंध में कोई बात करता है तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है कितना होता है आपका, तो 300 आपका 30 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है आपका कितना, 330 मीटर, या 330 के बदले आप 31-32 भी मान सकते हैं, यानी कि 330 बोलिए या 331 बोलिए या फिर 332 बोलिए, ये सब आपका सही है, मीटर पर सेकेंड होता है। जनरली एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको 331 मिलेगा, अदरवाइज अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग बुक में चाहे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 30, 31, 32 सब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मैक नंबर होता है, मैक आपका नंबर, ये क्या होता है, तो यही आपका, इससे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा वेग ज्यादा है या कम है, यानी कि उसी माध्यम में। तो देखिए मैक नंबर क्या होता है आपका, तो नीचे में होता है आपका ध्वनि का चाल, ध्वनि का चाल या ध्वनि का चाल, और ऊपर में क्या होता है आपका, तो वस्तु का आपका
चाल होता है, यानी कि वस्तु के चाल बटे ध्वनि का चाल होता है, उसी को हम मैक नंबर कहते हैं। अब मान लीजिए कि वस्तु का चाल ध्वनि के चाल से कम है तो मैक नंबर 1 से कम आएगा, बराबर है तो बराबर आएगा, और आदि ध्वनि के चाल से अधिक है तो क्या आएगा आपका अधिक आएगा। समझ गए बातों को, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैक नंबर 1 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं। मैक नंबर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि सोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगली बात आपका क्या है, देखिए अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, यानी कि सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक नंबर आपका ग्रेटर देन 5 है तो इसको कहते हैं हाइपर आपका सोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। समझ गए बात, तो क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आपका क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट 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 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में आपका लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि सामंजक बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि द्रव का कोई बूंद है तो उसके बीच में सिर्फ वाटर के मोलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, तो एक मतलब वो कैसा बल है आपका, तो आपका यानी कि कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव यानी कि आपका समंजक बल है, यानी कि जैसे कि बोल सकते हैं आपका द्रव का बूंद, बोल सकते हैं आपका क्या, द्रव का बूंद बोल दीजिए, ठीक है ना, द्रव का बूंद बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, द्रव का बूंद आप बोल सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। देखिए असमंजक बल जो होता है यानी कि एडहेसिव फोर्स, ये आपका समान अणुओं के बीच नहीं, मतलब डिफरेंट अणुओं के बीच में आपका लगता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो था आपका कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल क्या, सामंजक, ठीक है ना। और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल आपका क्या कहलाता है, तो असमंजक कहलाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला आपका बल क्या कहलाता है, बताइए। तो आपका अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो एडहेसिव आपका फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, एडहेसिव आपका फोर्स कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर आपका ये होता है। आगे देखिए कह रहा है किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इतना है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कह रहा है आपका ये कितना है, 2 8 8, एक मतलब ये कितना है टोटल, तो 18 है, और 18 का मतलब होता है क्या आपका आर्गन होता है, यानी कि आपका एआर होता है। ये आपका क्या है, एक नोबल गैस है, यानी कि नोबल आपका गैस है। ये कैसा गैस है आपका, नोबल गैस है माय डियर, ये कैसा गैस है आपका, नोबल 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 गैस है, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका कैसा गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। और नोबल गैस की बात करते हैं तो देखिए आपका कौन कौन होता है डियर, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, ठीक है ना, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। रेडॉन एक ऐसा नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और सबसे भारी गैस भी इसको माना जाता है, यानी कि रेडॉन, रेडॉन आपका ये नोबल गैस है जो आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नहीं आपका पाया जाता है। समझ गया बातों को, ये आपको याद रखना है। और जितना भी आपका अक्रिय गैस है यानी कि नोबल गैस है वो आपका 18वें ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, 18वें ग्रुप में आता है। एक बात और मेरे तरफ से ध्यान रखिएगा सर, वो बात क्या है ये मुझे बता दीजिए। तो देखिए जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न आपका यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक आपका टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका 7 क्या होता है, पीरियड होता है, यानी कि पीरियड होता है, एंड 18 आपका यानी कि ग्रुप होता है। समझ गया बातों को, ये बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितना भी मैं फैक्ट लिखता हूं बोर्ड पे, अगर उस सब का ध्यान आप रख लिए तो नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपको विटामिन सी की सबसे बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। देखिए, जो आपका खट्टा फल से आपको विटामिन सी मिलता है, और ये खट्टा फल जो है ये कौन सबसे ज्यादा जो विटामिन सी मिलता है वो आपका आंवला से मिलता है और नींबू से मिलता है। कहाँ पाया जाता है? चलिए देखिए, इसको देखिए, देखिए खट्टा फल जो कहाँ से आपका मिलता है, तो आंवला, आंवला से मिलता है विटामिन सी। और दूसरी बात आपका यानी कि नींबू से मिलता है। समझ गए बातों को, नींबू से मिलता है और आपका आंवला से मिलता है विटामिन सी सबसे ज्यादा। और आपका एक बात ध्यान रखिए कि मिल्क के अंदर आपका विटामिन सी नहीं होता है, इसीलिए उसको पूर्ण फूड नहीं माना जाता है मिल्क को, ठीक है ना। यानी कि दूध में, यानी कि आपका दूध में विटामिन, विटामिन आपका सी नहीं होता है, नहीं आपका होता है, विटामिन सी आपका नहीं होता। कहाँ नहीं होता है, तो आपका मिल्क में नहीं होता है विटामिन सी, ठीक है। आगे देखिए, आलू क्या है, आलू एक आपका तना है, ये क्या है आपका तना है, आलू, आलू क्या है, तना है। आगे देखिए, देखिए अगर आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर साइंस में कहीं से भी आपको वीकनेस महसूस हो रहा है और आपको लगता है कि हमें एग्जाम में एक सीट कंफर्म करना है और कहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी जो बढ़ जाए वो हम बढ़ा ले, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस दंगल बैच से जुड़ सकते हैं। रात में इसका टाइमिंग है 10 बजे से 11 बजे, यानी कि सोने से पहले साइंस का दंगल करके आप सो सकते हैं, ठीक है, चैन के नींद। और जब आपका एग्जाम होगा तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, इस बात का पूरा श्योरिटी है, ठीक है, समझ गए। किसी को ये फीस नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ये फीस रखा गया क्योंकि सिस्टम को चलने के लिए फीस रखना पड़ता है। और ये फीस आपको सिलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो इसका फीस का तो कोनो मतलब है ये नहीं है, इसे कई गुना ज्यादा के तो आप मिठाई लेकर के दौड़ पड़ेंगे लोगों के बीच में। समझ गए बातों को, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ने के लिए जो कंटेंट मिल रहा है उसके लिए कुछ फीस रखा गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सिर्फ इसी को सोचते रह जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। कई लोग होशियार होंगे, वो सोचेंगे अभी टाइम है, जुड़ के काम कर लेते, 300-400 रुपया तो आते जाते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ कटेगा उस समय 5 मिनट, दर्द महसूस होगा, परीक्षा तक, एग्जाम तक यानी कि आपको आराम ही आराम महसूस होगा साइंस में। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होना चाहिए। देखिए, कई बार लोग अपने से डिसाइड कर लेता है, लाओ ये चीज खा लो, वो चीज खा लो, सब खा लो। लेकिन कई बार लोग होशियार होते हैं तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग चेक करा करके उसके बाद लेते हैं कि कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन अभी जरूरत है, यानी कि शरीर के लिए वो दिया जाए। तो ये मतलब क्या हो गया, यानी कि कह रहा प्रोटीन और विटामिन भरपूर आहार में, अरे नहीं, कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार दिया जाना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उनको पहले आप डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे पूछिए कि इनके लिए भी कौन सा भोजन उपयुक्त है, ठीक है, उनके बॉडी में किस चीज का कमी है, उस हिसाब से वो रिकमेंड करेंगे, वो चीजें उनको देना होता है। अपने मन से नहीं गाजर, संतरा, केला, अनार, बैर सब कुछ देना शुरू कर दिए कि ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें विशेषज्ञ से बात पता करना चाहिए। आगे देखिए, करा प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की यानी कि उपस्थिति को क्या मानते हैं, स्टार्च की उपस्थिति को क्या मानते हैं, ठीक है, स्टार्च की उपस्थिति को क्या मानते हैं बताइए, स्टार्च की उपस्थिति को क्या मानते हैं, तो ये आपका निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। जो निर्मित आपका ग्लूकोज है वो स्टार्च में आपका रूपांतरित हो जाता है। समझ गए बात, तो किसमें, स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। अच्छा, एक बात को यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रकाश संश्लेषण लिखा है, मैं थोड़ा बता दूं, प्रकाश संश्लेषण जो आपका ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्या आपका, यानी कि रासायनिक आपका अभिक्रिया है, अभी आपका क्रिया है, कैसा अभिक्रिया, रासायनिक। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल का जरूरत होता है, और सनलाइट यानी कि सनलाइट के आपका प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में आपका क्या होता है, तो ये ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकालता है। इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज भी, और कार्बोहाइड्रेट भी हम इसको कहते हैं। समझ गए, और ये हमें ऑक्सीजन मिला, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में। देखिए, जो पौधा है ना
एक्चुअली वो अपने लिए भोजन तैयार करता है। सिर्फ ये सब तो हमें मिल जाता है, कहाँ से? वो भोजन तैयार करता है, उसके दौरान ये ऑक्सीजन उससे बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि पौधा आपके लिए ऑक्सीजन बना रहा है, बिल्कुल नहीं। वो अपने लिए भोजन तैयार करता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वो भी निकल जाता है, जो हमले के लिए उपयुक्त हो जाता है। समझ गए? इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये आपका जीके जीएस का, ये सब आपको हो गया है। और साइंस का 8 क्वेश्चन था, हम बेहतर तरीके से डिस्कस कर दिए। जिनको भी जुड़ना है, ठीक है ना, वो आप जुड़ सकते हैं इस दंगल बैच के साथ। और अभी हर कोर्स पर आपका 20% का छूट चल रहा है पूजा का, ठीक है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे अगले डिस्कशन में फिर। और अगर आपको डेली 1 घंटा साइंस का मजा लेना है तो रात में 10 से 11 जुड़िए, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर विजिट करिए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, ओके। मन लगा के पढ़ते रहिए, एक सिलेक्शन आपको पक्का मिलेगा।